हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित भी हूँ। लवकुश चौधरी जी, शिवम यदुवंशी जी, दीपक कुमार जी, राजेश मजोका जी, राणा रत्नेश्वर सिंह जी, यतेंद्र कुमार जी, सुशील शर्मा जी, एम के सिंह जी, ऋतिक रोशन जी, रवि जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी। और जो बच्चे अभी तक क्लास में लाइव नहीं आए उनसे एक अनुरोध भी है कि वो फटाफट से क्लास में लाइव आ जाए। मेरे बच्चों, सेशन की स्टार्टिंग में करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां चल रही थी और इन स्थलाकृतियों में बहुत सारी चीजें करा चुका था। कल मैंने आपको बताया था कि ये स्थलाकृतियां विशेष तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में डेवलप होती है, यानी कि पवन जो है अपना विशेष कार्य जो करती है वो विशेष तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में करती है, डेजर्ट एरियाज में करती है। और मैंने ये भी बताया था कि डेजर्ट्स क्या होते हैं, मरुस्थल होते क्या हैं। मरुस्थल वे क्षेत्र हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से उससे कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा जहां 25 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, उन क्षेत्रों को हम लोग मरुस्थल के तौर पर जानते हैं। उन क्षेत्रों को मरुस्थल हम लोग कहते हैं। ठीक है जी बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अच्छे तरीके से मरुस्थलों से भी परिचित हैं और कुछ स्थलाकृतियां जो मैंने कराई पवन द्वारा निर्मित, उनसे भी परिचित हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मेरे बच्चे, यहाँ पर मैं एक स्थलाकृति आपके सामने लगाने जा रहा हूँ। देखिए, ये कुछ स्थलाकृतियां मैंने कल आपको बताई थी। वातगर्त कंप्लीट करा दी थी, वातगर्त कंप्लीट करा दी थी, इनसेलवर कंप्लीट करा दी थी, मैंने समझा दिया था। छत्रक शिला समझा दी, भूस्तंभ समझा दी, यूगेन, यारडांग, ट्राइकांटर और जालीदार शिला या पुल, ये कुछ जो स्थलाकृतियां हैं ये शेष बची हुई है। चलिए तो भैया चलते हैं जरा हम यूगेन की तरफ। इधर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चा, जुगेन की तरफ हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं जुगेन की तरफ मेरे बेटे। ठीक है, ये देखिए जुगेन आ गया आपका, ये रहा जुगेन। ये भी मेरे बच्चा अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। मरुस्थल में कुछ ऐसी शिला है और इस शिला का विशेषक अपर्दन पवन ने किया है। यहाँ पर क्या किया है, पवन ने विशेषक अपर्दन किया है मेरे बच्चा। यहाँ देखिए, ऐसे करके पवन चली, यूं करके पवन चली, ऐसे करके पवन चली, ऐसे करके पवन चली। कुछ चट्टानों का कटाव उसने ज्यादा किया और कुछ चट्टानों का कटाव उसने कम किया, जिसके कारण कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति निर्मित हुई है। कुछ ऐसी स्थलाकृति, कुछ ऐसी लैंडशेप, कुछ ऐसी लैंडफॉर्म जो है वो निर्मित हुई है मेरे बच्चा। समझ में आ रहा आपको? कुछ ऐसी लैंडफॉर्म जो है वो निर्मित हुई है। और मेरे बच्चा ऐसी ही लैंडफॉर्म को जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है उसको हम जूगेन के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ जूगेन प्रमुख स्थलाकृति है। इसका निर्माण ऐसे मरुस्थलीय भूभागों में होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर समानांतर परतों में पाई जाती है। यानी कि नीचे जो सफेद सफेद दिख रही है ये मुलायम चट्टान है, और ऊपर ये जो थोड़ी सी पथरीली लग रही है ये कठोर चट्टान है। कठोर चट्टान का अपर्दन कम हुआ है, मुलायम चट्टान का अपर्दन ज्यादा हुआ है। अपर्दन माने होता है कटाव, कटाव को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा इरोजन। और जब यहाँ का कटाव, यहाँ का अपर्दन ज्यादा हुआ है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति हमें देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी स्थलाकृति देखने को मिल रही है और मेरे बच्चा को ऐसी स्थलाकृति ही जुगेन के तौर पर जाना। बोलो जी क्या कहलाती है बेटा? जुगेन के तौर पर उसको जाना। क्वेश्चन ये नहीं आएगा ये बना कैसे। अब तक जो क्वेश्चंस देखे मैंने एनडीए में स्थलाकृतियों से, वो क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं है कि वो कैसी बनी है स्थलाकृतियां। हाँ, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर है कि वो जो ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये जो स्थलाकृतियां, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं मेरे बच्चे, वो लैंडफॉर्म्स, वो स्थलाकृतियां, प्यारे साथी, वो स्थलाकृतियां किससे निर्मित हैं, ये जरूर क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है जी, चलिए।
चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट है मेरे बच्चा, इस चीज के बारे में पता चल गया आपको। इसके बाद यारडांग की चर्चा करेंगे। किसकी? यारडांग। ये भी एक स्थलाकृति है मेरे भाई, ये भी एक लैंडफॉर्म है प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ये कैसी है? यारडांग प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है। इसकी रचना जूगेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा कोमल सेल को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाते हैं। यानी कि जूगेन और यारडांग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वहां जूगेन में जो कठोर और मुलायम चट्टाने हैं वो क्षैतिज रूप से रखी हुई है, एक के ऊपर एक ऐसे करके। ये इधर कठोर चट्टान ऐसे, ये देखो ये कठोर चट्टान, और नीचे मुलायम चट्टान ऐसे करके, ये मुलायम चट्टान। और यहाँ यारडांग में जो चट्टान है वो कुछ इस प्रकार से रखी रहती हैं लंबवत रूप से, एक तरफ कठोर चट्टान और एक तरफ मुलायम चट्टान, एक तरफ मुलायम चट्टान, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर नीचे भी कठोर चट्टान, ठीक है। पवन चली तो इसने इस क्षेत्र को ज्यादा कटाव कर दिया, और जब कटाव मुलायम चट्टान का ज्यादा हो गया तो कुछ ऐसी स्थलाकृति बन गई। कैसी स्थलाकृति बन गई मेरे बच्चों? ये देखो, कुछ ऐसी स्थलाकृति बन गई है। मुलायम चट्टान का अपरदन ज्यादा हुआ था इसलिए, ठीक है। ये जूगेन है। ये क्या है? ये जूगेन है मेरे बच्चों। बोलो प्यारे साथी, क्या है जूगेन? कुछ मैंने इमेज भी बताया था। यहां पर लंबवत रूप से कोमल और कठोर, सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स की लेयर्स हैं। अब जब मान लो पवन चलेगी, ऐसे करके चलेगी, पवन यूं करके चलेगी, तो किन चट्टानों को वो ज्यादा काटेगी? मुलायम चट्टानों को। मुलायम चट्टानों का अपरदन जो है वो ज्यादा होगा मेरे बच्चा, कटाव जो है वो ज्यादा होगा, और मेरे बच्चा कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति फिर बन के सामने आएगी। किस प्रकार की? ऐसे करके स्थलाकृति बन के आएगी, जो यहाँ पर दे रखी है। कुछ इसी प्रकार की स्थलाकृतियों को बनाने का प्रयत्न मैंने किया। ये यारडांग है। यारडांग भी इतना समझना है कि पवन के अपरदनात्मक कार्य के फलस्वरूप, पवन के द्वारा किए गए कटाव के फलस्वरूप अपरदनात्मक स्थलाकृतियां जो है वो बनती है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो है वो बनती है पवन के किसके कारण? कटाव के फलस्वरूप, इरोजनल वर्क के फलस्वरूप मेरे बच्चा, ये स्थलाकृतियां जो है वो बनती है। क्लियर है? ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है। चलिए ड्राइगांटर की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एक स्थलाकृति है ड्राइगांटर। बेटा ड्राइगांटर क्या है? जीवन जोत कौर जी, बोलिए बोलिए बोलिए, ये मत बोलिए कि आपका डाउट है, बस ये बोलिए मेरे बच्चा क्या डाउट है आपका। जी 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 बोलिए। निधि पाल जी पूछ रहे सर इनकी हाइट क्या होती है? हाइट कोई फिक्स नहीं होती बेटा, इनकी हाइट कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। आशीष कुमार भारती जी, फूफा जी ज्योग्राफी के किंग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चे, इधर देखिए, ये ड्राई कांटर है। एक्चुअल में क्या है, एक शिला रखी हुई है। क्या है? एक शिला रखी हुई है, ऐसे करके देखो, ये एक शिला है, ऐसे करके रखी है। ये एक शिला रखी है, एक चट्टान रखी हुई है। इसके कुछ तरफ मेरे बच्चा मुलायम चट्टान है, ऐसे कर गई हूं। इधर भी मुलायम चट्टान है, यानी कि मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के चट्टानों के सम्मिश्रण से बनी एक चट्टान रखी हुई है। यहां पर पवन पुनः विशेषक अपरदन करेगी, अलग अलग प्रकार से वर्ताव करेगी, कठोर चट्टान के साथ अलग वर्ताव, मुलायम चट्टान के साथ अलग वर्ताव। मेरे बच्चे यहां देखिए, जो मुलायम चट्टान थी, ये मुलायम चट्टान जो है वो पवन के द्वारा काट दी जाएगी, उड़ा दी जाएगी, एकदम उड़ा दी जाएगी भाई। क्या कर दी जाएगी? वो मुलायम चट्टान जो है वो एकदम से उड़ा दी जाएगी भाई साहब। क्या हो जाएगी? एकदम से उड़ा दी जाएगी प्यारे साथी।
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखो फटाफट से, जब ये मुलायम चट्टान उड़ा दी जाएगी तो कैसी चट्टान बचेगी? कुछ उस प्रकार की कठोर कठोर चट्टान रह जाएगी, और ये जो कठोर कठोर चट्टान बचेगी इसी को ड्राई कंटर के तौर पर हम लोग, प्यारे साथी, इसी को क्या कह रहे हैं? ड्राई कंटर कह रहे हैं। ये ड्राई कंटर है, मरुस्थलों में पाया जाता है भाई। इसमें मुलायम चट्टान को हटा दिया, उड़ा लेगी पवन, उसका कटाव ज्यादा किया है, और मेरे बच्चा यहाँ पर जो कठोर चट्टान है उसका अपरदन कम हुआ है, और इसके कारण ड्राई कांटर बना है। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है प्यारे साथी, लिखा है कि ड्राई कांटर प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है। जी बहुत अच्छी बात है। ड्राई कांटर वे चिकने व तिकोने टुकड़े जिनका निर्माण कड़े चट्टानों पर बालू युक्त हवा की चोट पड़ने से होता है। यह विचित्र अपरदनात्मक स्थलाकृति है जिनके शीर्ष प्रखर और नुकीले होते हैं। शीर्ष कैसे होते हैं? एकदम प्रखर नुकीले होते हैं। प्रखर प्रस्तर क्या होता है? पत्थर होता है, यानी कि नुकीले होते हैं, ऐसे समझो बेटा। पत्थर की चट्टान, नुकीली चट्टान है ना। तो शीर्ष किसे क्या कहा जा रहा है? शीर्ष मेरे बच्चा इसको कहा जा रहा है, इसको, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, कैसे नुकीला शीर्ष है इसका। ऐसी चट्टान को हम ड्राई कांटर कहा जा रहा है। ड्राई कांटर ऐसी चट्टान को हम लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका। अब है मेरे बच्चा एक जालीदार शिला, यहां देखो आप, यहां मेरे बच्चा एक जालीदार शिला आपको देखने को मिले, इसको आप छोड़ सकते हो, हैं क्या मेरे बच्चा? इसको आप छोड़ सकते हो, और नहीं चाहो तो देख भी सकते हो। मेरे बच्चा कैसे? देखो, ये जालीदार शिला यानी कि एक चट्टान है, और चट्टान में जाली बन गई है, जाली। ये जालियां बनी कैसे होंगी? क्योंकि चट्टान के इस तरफ क्या होगी? मुलायम चट्टानें होंगी, इनमें मुलायम चट्टानों भरी होंगी, रेत बजरी बालू भरी होंगी। क्या भरी होंगी? रेत बजरी बालू भरी होंगी। ठीक है मेरे बच्चा, क्या भरी होंगी? रेत बजरी बालू भरी होंगी। देखो, यहाँ रेत बजरी बालू भरी होगी, यहाँ भरी होगी रेत बजरी बालू। ये देखो, ये देखो मेरे बेटा, यहाँ रेत बजरी बालू भरी होगी आप। ठीक है, अब क्या हुआ? पवन चली ऐसे करके, यूं चली, और इसने मुलायम चट्टानों को काट दिया, इरोजन कर दिया, और कठोर चट्टान वहीं की वहीं बनी रह गई, बची रह गई। तो क्या हो गए? इस चट्टान में टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि बीच बीच में गड्ढे हो गए, और ऐसा लग रहा है कि जाली है, क्या खिड़की टाइप की लग रही है। अगर ये कोई कमरा होता तो अंदर से इस जाली की सहायता से बाहर देखा जा सकता। बोलो, इस कमरे से बाहर की ओर देखा जा सकता। मेरे प्यारे साथी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छा। अब यहां पर भी देख सकते हैं आप, एक कठोर चट्टान है और उसके अंदर जालीनुमा, ये जालीनुमा ढक्कन सा, यानी कि उसकी स्थलाकृति लैंडशेप, जालीनुमा लैंडशेप जो वो बनी हुई है मेरे बच्चा। क्लियर है जी? अच्छे से समझ में आया है? बहुत बढ़िया बेटो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है कि जालीदार शिला या जालक प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है। इस अपरदनात्मक स्थलाकृति का निर्माण प्रक्रिया अत्यंत सरल है। कैसी सरल है भाई? सरल कैसी है बताओ? मार्ग में विविधता पूर्ण संरचना वाला चट्टान उपस्थित होती है, संरचना वाली चट्टान उपस्थित होती है, तो उसके कोमल भागों को काटकर पवन आर पार प्रवाहित होने लगती है, जिससे यह चट्टान जाली के समान दिखाई पड़ने लगती है, और इस तरह की स्थलाकृति जो है वो क्या कहलाती है? जालीदार शिला कहलाती है। उसको हम जालीदार शिला कहते हैं। बोलो जी, उसको हम जालीदार शिला कहते हैं। एकदम आर पार, जहां जहां मुलायम चट्टान मिली, काटते हुए आर पार मेरे बच्चा ये पवन चली गई, और पवन ने जालीदार शिला का निर्माण एक खिड़की टाइप की बना दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मेरे बच्चा क्या है?
एक पुल, पुल मेहराब, मेहराब पुल की बात कर रहे हैं। जब वो जाली जो बनाई गई ना पवन के द्वारा वो ज्यादा बड़ी और गहरी हो तो पुलनुमा आकृति बन जाती। कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति, कुछ इस प्रकार की आकृति, किस प्रकार की आकृति बन जाती है, कुछ इस प्रकार की आकृति मेरे बच्चों बन जाती है। बोलो ही समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति जो है वो बन जाया करती। एकदम से क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है भाई? बहुत बढ़िया। ये पुल होता क्या है जरा देखिए, लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। पुल प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है, इसका निर्माण भी अत्यंत सरल है। मरुस्थलों में रेत युक्त शैलों में जालीदार शिला में, देखो जालीदार शिला लिखी हुई है, में धूलकण युक्त पवन के निरंतर प्रहार से आर पार एक खिड़की से निर्मित होती है और उसे ही पुल या मेहराब या ब्रिज के नाम से जाना। ठीक है जी, पुल या मेहराब या ब्रिज कहलाता है। अच्छा, उसी को कहते हैं हम पुल या मेहराब या ब्रिज। देखो, इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का सनई सनई यानी धीरे धीरे कटाव हो जाता है। इस तरह एक मेहराब की आकृति का निर्माण होता है जिसे पुल भी कहा जाता है। जैसे एक चट्टान बनी हुई है, ये देखो, ये चट्टान है। एक प्रकार से और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं बेटा मैं, है कैसे बनी, देखो ये चट्टान है ऐसे करके, और इसके बीच में मेरे बच्चा, कहा बीच में, अरे भाई देखो, बीच में जो है, बीच में मुलायम चट्टान है, बीच में मुलायम चट्टान है ये, अगल बगल में कठोर चट्टान है मेरे बेटा। पवन चली, क्या चली? पवन चली, ये लो पवन चली, तो कठोर चट्टान को तो वो अपेक्षाकृत कम काटेगी, लेकिन मुलायम चट्टान को अपेक्षाकृत हो जाता, इसको मुलायम चट्टान को वो अपेक्षाकृत ज्यादा काटेगी है। ये लो मेरे बेटा कैसे काटेगी, देखो मुलायम चट्टान को ज्यादा काटेगी, पहले इतना काटा, फिर 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 इतना काटा। लो, हाँ 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 हाँ। क्या बन गया भाई? एक पुलनुमा आकृति बन गई। कैसा? पुलनुमा आकृति बन गई मेरे बच्चों। है, कैसी आकृति बन गई? पुलनुमा आकृति बन गई है, पुलनुमा आकृति बन गई। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई पुल हो, बोलो यहां कोई पुल हो, ब्रिज हो, पुलनुमा आकृति बन गई, इसी को पुल कहते हैं। और इसका विशेष चित्र जो है वो यहाँ पर बना हुआ है ना। मुलायम चट्टान को अंदर ही अंदर काटते हुए चली गई है पवन, आर पार कर दिया है और पुलनुमा आकृति बन गई। ठीक है जी, ऊपर वाली चट्टान कठोर है, बगल वाली चट्टान कठोर है, नीच बीच में मुलायम चट्टान। ठीक है जी मेरे बच्चा, तो मेरे प्यारे साथी, इसी को पुल कहते हैं हम। मेरे बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताओ पुल अथवा ब्रिज निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? पुल और ब्रिज इज मेड बाई, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चा। ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो अगली बार बस आप इमेज देखो, समझ में क्लियर हो जाए। केवल इमेज देखना है मेरे बेटा, ओनली एंड ओनली इमेज। इमेज देखते ही स्थलाकृति क्लियर हो जाएगी कि भैया ये कौन सी स्थलाकृति है, कैसे बनी है, गुरुजी ने क्या। एनडीए में बहुत सारी चीजें सरल सरल आ जाती हैं तो मैं सरल सरल ही करा देता, लेकिन मजबूरी है मेरे प्यारे बच्चा, कठिन भी आती है, और कठिन आती है इसलिए थोड़ा सा कठिन चीजें भी मुझे करानी यहाँ पड़ रही, मजबूरी में, है ना। चलिए एक सेकंड में, थोड़ा सा आपका यहाँ पे नेटवर्क स्लो हो रहा है, मैं राउटर चेंज करता हूँ, अभी 1 मिनट में आपसे बात होती है ना।
क्या मेरी आवाज, मेरी वीडियो आप तक पहुंच पा रही है अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी 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 ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे तरंग चिन्ह। एक स्थलाकृति तरंग चिन्ह, ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, पवन के द्वारा निर्मित। निक्षेपात्मक स्थलाकृति का मतलब उसके डिपोजिशनल वर्क के फलस्वरूप निर्मित हुई, निक्षेपण कार्य के फलस्वरूप ये निर्मित हुई है। डिपोजिशनल वर्क के कारण, जमाव के कारण। यहां पर देखो, तरंग चिन्ह यानी कि तरंग नुमा आकृति में जमाव, बालू, रेत, बजरी इत्यादि का जो है वो किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पवन के द्वारा किया गया है। बोलो, पवन द्वारा मेरे बच्चा निर्मित किया गया है, जमाव किया गया है। देखो, तरंग चिन्ह मरु भूभागों में होता है। इनका निर्माण उन रेगिस्तानी भूभागों में होता है जहां रेत की मात्रा अधिक होती है। रेत की क्वांटिटी, रेत की मात्रा जो है वो अधिक होती है, वहां इस प्रकार के तरंग चिन्ह जो है मेरे बच्चे निर्मित होते हैं। रेत की मात्रा यहाँ क्या होती है? अधिक होती है। बोलो जी, क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे क्षेत्रों में पवन द्वारा निक्षेप के कारण मरुस्थलीय सतह पर सागरीय तरंगों के समान लहरदार चिन्ह बन जाते हैं, जिन्हें उर्मी चिन्ह या तरंग चिन्ह कहा जाता है। बोलो, जिन्हें उर्मी चिन्ह या तरंग चिन्ह कहा जाता है। देखो, पवन के जमाव के कारण कुछ इस प्रकार से जमाव पवन कर रही है कि तरंगनुमा स्थलाकृति बन रही है। ठीक है, तरंगनुमा स्थलाकृति बन रही है कुछ इस प्रकार से पवन के जमाव के कारण, और यही तरंग चिन्ह कहलाते हैं। बोलो, ये प्यारे साथी, क्या कहलाते हैं? तरंग चिन्ह कहलाते, उर्मी चिन्ह कहलाते हैं, वेव साइन के तौर पर इनको जाना जाता है। ये भी किसके द्वारा निर्मित है? पवन के द्वारा निर्मित है। कहाँ निर्मित है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही मेरे बच्चों इनका भी निर्माण, डेजर्ट एरियाज में निर्माण। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप, जब पवन के द्वारा रेत, बजरी और बालू के कणों का जमाव स्तूप की आकृति में होता है, उसे बालू का स्तूप कहते हैं। सैंड ड्यून कहा जाता है। बालू का यानी कि बालू के स्तूप, बालू के स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति में जमाव हो रहा है मेरे भाई। किस आकृति में बच्चों? अर्धचंद्राकार आकृति में जमाव हो रहा है। किस आकृति में? अर्धचंद्राकार आकृति में जमाव हो रहा है। इनका बालू, रेत, बजरी, इनका जमाव हो रहा है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा जमाव हो रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बालू का स्तूप जो है कैसे निर्मित? एक सेकंड और देंगे भाई, बार बार थोड़ा सा नेटवर्क डाउन। जी बच्चे, जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, नेट प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम थी, लेकिन हो नहीं पा रही नेट प्रॉब्लम। उससे पहले तो मैं सही कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि कभी कभार ऐसा संयोगवश होता है कि नेट का इश्यू आ जाता है। संयोगवश होता है, लेकिन कभी कभार होता है, हर रोज नहीं होता। लेकिन मैंने आपकी समस्या किसी भी प्रकार की ना आए इसलिए 2-3 राउटर लगा रखे हैं। 2-3 कंपनियों का नेट है मेरे पास, तो समस्या नहीं आएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए इधर देखिए। तो मेरे बच्चे, मैं बता रहा था क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से बालू का स्तूप किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पवन के द्वारा निर्मित। बोलो, किसके द्वारा? पवन के द्वारा निर्मित होता है। मेरे बच्चा ध्यान रखना, कैसी स्थलाकृति है? निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पवन के द्वारा निक्षेपण कार्यों के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। बालू का स्तूप
प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति। ये ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं। टीले हैं, अर्धचंद्राकार टीले टाइप के। ठीक है जी। चलिए मेरे बच्चा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें मेरे बेटा, लिखा हुआ है कि इनका आकार, वायु की गति, रेत की मात्रा, मार्ग की बाधा एवं स्थान के स्वभाव पर निर्भर करता है। ये विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, लेकिन साधारणतः प्रत्येक प्रकार का बालू का स्तूपों में पवनाभिमुख भाग लंबा और मंद ढाल वाला हो। ठीक है जी। चलिए, अर्धचंद्राकार स्तूप टाइप के होते हैं, ये देख लो, इनको बालू का स्तूप। अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इनका आकार कुछ होता है। ठीक है जी। चलिए अब मेरे बेटा हम बात करेंगे लोयस के मैदान। लोयस का मैदान, लोयस का मैदान कैसे होता है? हैं? बोलो मेरे बच्चा, लोयस का मैदान कैसे होता है प्यारे साथी? यहां देखिए, ये एक चट्टानी भाग है। ये क्या है मेरे बच्चों? चट्टानी भाग है, ऐसे करके चट्टान है। अरे भाई पढ़ा लेंदे भाई, मक्खी रानी क्या कर रही है? बार 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 आ जाती है और मैं मिटा देती है सारी चीजों। मक्खी रानी हट जा। देखो, ये कोई धरातल है, सरफेस है, और यहां इस सरफेस पर मेरे बच्चा क्या चल रहा है? पवन चल रही है। तो मेरे बच्चे क्या है? बोलो, यह पवन चल रही है मेरे बेटा, पवन। देखो, ऐसे करके चल रही, ऐसे करके चल रही, ऐसे करके चल रही, और पवन विभिन्न क्षेत्रों से रेत बजरी बालू को उड़ा उड़ा कर ला रही है, और रेत बजरी बालू को उड़ाकर यहां पर मेरे बच्चा वो जमाव कर रही है। बोलो क्या कर रही है? जमाव कर रही है। अगर ये मेरे बच्चा जमाव कर रही है, देखो यहां जमाव ऐसे करके आकर आई, और यहां पर मेरे बच्चा क्या कर दिया? जमाव कर दिया मेरे बच्चा, जमा कर दिया, और जमाव के कारण एक मैदानी इलाके का निर्माण होगा। यहाँ एक मैदान का निर्माण हो गया है, और ऐसे मैदान जिनका निर्माण पवन के द्वारा निक्षेपण कार्यों के फलस्वरूप होता है, ऐसे मेरे बच्चा मैदानी इलाके जो है वो लोयस कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? लोयस कहलाते हैं। प्यारे साथी, लोयस कहलाते हैं। और ये जो लोयस का मैदान है प्यारे बच्चा, ये आपको चीन में देखने को मिल जाएगा, चीन में मिलेगा। ये पवन के द्वारा निर्मित होता है और निक्षेपण कार्यों के फलस्वरूप निर्मित होता है, डिपोजिशनल वर्क के फलस्वरूप निर्मित होता है मेरे बच्चा। क्या? लोयस का मैदान। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर एक इमेज और भी अच्छा सा बना हुआ, देखो ये पथरीला भूभाग है, और इसके ऊपर लगातार रेत बजरी बालू आदि का जमाव पवन के द्वारा किया गया है, और इसके कारण एक मैदानी इलाका बना है, और मेरे बच्चा उस मैदानी इलाके को ही लोयस का मैदान क्या कहते हैं बेटा? लोयस का मैदान मेरे प्यारे साथी, उसको हम, ठीक है, लिखा हुआ है साफ शब्दों में। लोयस प्रमुख मरुस्थलीय स्थलाकृति है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के वृहत निक्षेप को लोयस कहते हैं, और इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। चाइना में, चीन में। प्रियांशु गौतम जी, मैंने नदी से निर्मित नहीं बोला, पवन के द्वारा निर्मित है। हाँ, लेकिन चीन में लोयस के मैदान से होकर एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम है वांग हो नदी, और लोयस के मैदान की रेत बजरी बालू को वो अपने साथ लेकर फिर आगे बढ़ती है, और जब वो रेत बजरी बालू को आगे लेकर बढ़ती है तो मेरे बच्चा उसका रंग पीला पीला दिखाई देता है। कैसा बच्चे? पीला पीला दिखाई देता है, और उसको फिर बाद में हम पीली नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं प्यारे साथी? पीली नदी के तौर पर उसको। ठीक है जी बेटा, किस नदी के नाम से? पीली नदी के नाम, तो उसे इसीलिए येलो रिवर के तौर पर हम लोग जानते हैं। ये हो गई कंप्लीट मेरे बच्चा।
आपकी जो स्थलाकृतियां हैं पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां मेरे बच्चों कंप्लीट हो गई। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, लैंडशिप्स मेड बाई कंप्लीटेड, लैंडशिप्स मेड बाई विंड इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया मेरे बेटा। अब मैं बात करूंगा आपसे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है जी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृति, कई सारी स्थलाकृतियां, बहुत सारी लैंडस्केप्स हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, ज्वालामुखी द्वारा होता है। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, मैं चर्चा किनकी कर रहा हूं बच्चा, मैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की चर्चा आपके साथ। यहां देखिए मेरे बच्चों, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। एक इमेज बताऊंगा, एक इमेज एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ज्वालामुखी क्या है बेटा, एक विविर छिद्र होता है, एक होल होता है, और उस होल से अंदर से मैग्मा जो है, मैग्मा जो है मेरे बेटा वो बाहर निकलता है, अंदर से बाहर आता है, ऐसे कि बाहर आता है। और जब वो मैग्मा बाहर आता है तब भी बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। जब वो मैग्मा बाहर आता है तब भी बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। और प्यारे साथी इसके अतिरिक्त सुनो, जब वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही, धरातल के अंदर ही, देखो एक एक क्रेटर ये है ऐसे करके, ज्वालामुखी क्रेटर है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैग्मा इसके अंदर ही जम गया, मैग्मा का जमाव अंदर ही हो गया। और जब मैग्मा का जमाव मेरे बच्चा इसके अंदर ही हो जाता है तब भी स्थलाकृतियां बनती है। बोलो जी, तब भी क्या बनती है? लैंड शेप्स बनती है, लैंड फॉर्म्स बनती है, स्थलाकृतियां बनती है। चाहे अंदर जम जाए लावा, चाहे बाहर आ जाए, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अच्छा एक चीज, दो शब्द हैं, ध्यान रखो, इन शब्दों के बीच अंतर भी समझो। एक शब्द का मतलब है मैग्मा और एक शब्द का मतलब है लावा। जब तक वो पृथ्वी के धरातल के अंदर है तब तक इस पदार्थ को मैग्मा कहेंगे, और मेरे बेटा जब वो पृथ्वी के धरातल के बाहर प्रस्फुटित हो जाता है तब उसको हम लोग लावा कहते हैं। मैग्मा क्या है? अगर पृथ्वी के धरातल के अंदर ही वो जम गया, सरफेस के इनर पार्ट्स में ही वो जम गया, तो वो मैग्मा है। और अगर वो पृथ्वी के धरातल के बाहर आ गया और वो जम गया, ऐसी स्थिति में फिर वो लावा है। बोलो जी क्या है? फिर वो लावा है मेरे बेटा। ठीक है, अच्छा लावा के द्वारा भी स्थलाकृतियां बनती हैं और मैग्मा के द्वारा भी स्थलाकृतियां बनती हैं। आप कहोगे कि गुरुजी कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? तो चलो फिर हम स्थलाकृतियों का एक इमेज दिखाते हैं आपको, है देखो ऐसे ऐसे स्थलाकृतियां बनती हैं। सिल बनेगी, डाइक बनेगी, लोपोलिथ बनेगी, है फैकोलिथ बनेगी, बैथोलिथ बनेगी, लैकोलिथ बनेगी। ये सारी की सारी स्थलाकृतियां हैं जो पृथ्वी के अंदर ही, धरातल के अंदर ही लावा के जमाव से बनती है। सॉरी, लावा नहीं, मैग्मा के जमाव से बनती है, क्योंकि धरातल के जब तक वो अंदर होता है तब तक उसे मैग्मा कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि सिल क्या है, डाइक क्या है, लोपोलिथ क्या है, पैथोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है। एक लोपोलिथ है, एक लैकोलिथ है। इनको जानना है मेरे। लिखित रूप में जब मैं बताऊंगा आपको, फिर इमेज दिखाऊंगा, चीज एकदम से स्थायी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी मेरे बच्चा, अच्छी तरीके से आपको समझ। पहले पिछले एग्जाम में, एनडीए के पिछले ही एग्जाम में एक टोर नाम की स्थलाकृति से क्वेश्चन आया। टोर क्या है?
ज्वालामुखी स्थलाकृति है मेरे बच्चा। बोलो क्या है? टोर क्या है? ज्वालामुखी स्थलाकृति। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बेटा इसी मंथ तक के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा दीपक कुमार। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, ये सब्जेक्ट दुधारू है। ये मत सोचो कब खत्म हो जाएगा, ये सोचो बेहतर तरीके से हो जाएगा। रिवीजन करते चलो आप। दुधारू सब्जेक्ट है मेरे बच्चे लाडले। पता है 25 के आसपास क्वेश्चंस मेरे बेटा इस सब्जेक्ट से निकलते, 25 अप्रोक्स 25 क्वेश्चन। चलिए जरा हम अब क्या करते हैं, तो 25 क्वेश्चंस में से अगर आप अच्छी तरीके से ज्योग्राफी को तैयार कर लिए, और मैं कह रहा हूं बहुत हार्ड ज्योग्राफी भी पूछ ली, तो तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन 12 के आसपास 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तब भी बहुत है। एक स्ट्रेटजी होती है ना, जीएस को सब लोग छोड़ते हैं लेकिन छोड़ो मत, पढ़ लो थोड़ा सा, जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ ही लो कम से। बोलो मेरे बच्चा, उसको तो कम से कम पढ़ ही लो। देखो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थल रूपों में बैथोलिथ किसी भी प्रकार की चट्टानों में मैग्मा का गुंबदनुमा जमाव है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके रवे यानी कणों का आकार है ना बड़े हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, तथा ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जा सकता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चों? मैं बात आपसे कर रहा हूं बैथोलिथ की। तो मैग्मा का जब धरातल के अंदर गुंबदाकार जमाव होता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। देखो बैथोलिथ कहाँ है, ये रहा। और क्या लिखा? धरातल के काफी गहरे भागों में ये हमें देखने को मिलता है, ये है बैथोलिथ। ये क्या है? ये मेरे प्यारे साथी ये बैथोलिथ है। देखो ये वाला जमाव, ठीक है, आप देखो ये बैथोलिथ है। गहरे भागों में जो गुंबद नुमा जमाव है, कैसा गुंबद नुमा जमाव है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको बैथोलिथ कहते हैं। जो काफी गहरे भागों में हो रहा है, मैग्मा का जमाव हो रहा है, ठंडा होकर ठोस होकर जम रहा है मैग्मा मेरे बच्चा धरातल के अंदरूनी भागों में, तब बैथोलिथ का निर्माण। क्या समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज समझाऊंगा, विद इमेज समझाऊंगा। पहले यहाँ शब्द भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक एक इमेज भी बताऊंगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने क्या समझा बेटा? बैथोलिथ मैंने गड्ढा कर दिया, यानी कि डिब्बे में बंद कर दिया। ये पूरा सेंटेंस बैथोलिथ के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा क्या? हम बात करेंगे अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार से ठंडा होने की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्तनूरू देखे जाते हैं। इनमें लैकोलिथ उत्तल ढाल वाला और लोपोलिथ अवतल बेसिन में लावा जमाव है। एक देखो क्या है, एक है मेरे बच्चा यहां देखो, एक है लैकोलिथ, एक है लैकोलिथ मेरे बेटा, और एक है लोपोलिथ। ये क्या है मेरे बच्चा? लोपोलिथ है। एक लैकोलिथ है, एक लोपोलिथ है। लैकोलिथ क्या है? उत्तल ढाल वाला लावा का जमाव है। और लोपोलिथ क्या है? अवतल बेसिन में लावा का जमाव। यानी कि लैकोलिथ और लोपोलिथ। देखो लैकोलिथ कहां है मेरे बच्चा? बोलो फटाफट से। लैकोलिथ ये रहा लैकोलिथ, उत्तल ढाल वाला है लैकोलिथ। ये उत्तल ढाल वाला जमाव लावा मैग्मा का और कम गहरे भागों में होना चाहिए, ऐसा जमाव लैकोलिथ कहलाता है। और मेरे बच्चा फैकोलिथ क्या है? ये बोलो फटाफट से। लैकोलिथ के अलावा मैंने क्या बताया था? लोपोलिथ बताया था। लोपोलिथ क्या है? ये अवतल ढाल वाला है। बोलो कैसी ढाल है? अवतल ढाल वाला लावा का जमाव। उसको हम क्या कहेंगे? कम गहरे भागों में होना चाहिए। उत्तल ढाल वाला होगा तो लैकोलिथ। उत्तल उत्तल लेंस वगैरह देखे ऐसे करके, उत्तल ढाल वाला है तो लैकोलिथ है, और अवतल ढाल वाला है तो मेरे बच्चा लोपोलिथ। अवतल ढाल वाला क्या है? लोपोलिथ। और उत्तल ढाल वाला क्या है? लैकोलिथ। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझो मेरे बच्चा, द्वारा समझेंगे। क्या है? लैकोलिथ उत्तल ढाल वाला लावा का जमाव, और लोपोलिथ अवतल बेसिन में लावा का जमाव। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अभी तो भैया बहुत बच्चे सिल बचा, डाइक बचा है
मेरे बच्चे ये भी तो बच्चे हैं, इनको भी कराएंगे। देखो अब फैकोलिथ क्या है? फैकोलिथ मेरे बच्चा मोड़दार पर्वतों के अभिनतियों व अपनतियों में आभ्यंतरिक लावा का जमाव है। अब सुनो, अभिनति और अपनति क्या होती है? देखो ऐसे मोड़दार पर्वत है तो एक है उसकी अभिनति और एक है उसकी अपनति। इन क्षेत्रों में अगर लावा का जमाव हो रहा है यहां तो उनको मेरे बच्चा हम फैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये उनको हम फैकोलिथ कहते हैं। यहां देखो लिखा हुआ है फैकोलिथ क्या है मेरे बच्चे, फटाफट से बता दो मेरे भाई। फैकोलिथ क्या है? ये रहा है, क्या है ये? फैकोलिथ है। देखो पर्वत के उच्च भागों में भी और निम्न भाग है, अभिनति और अपनति दोनों में जो लावा का जमाव हो रहा है, ये पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, उनकी अभिनतियों और अपनतियों में जब लावा का जमाव होता है तो मेरे बच्चा उसे फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। अब इसके बाद मेरे बच्चा नेक्स्ट है सिल और डाइक है। क्या है? सिल और डाइक। सिल व डाइक क्रमशः लावा के क्षैतिज व लंबवत जमाव है। सिल की पतली परत को शीट और डाइक के छोटे स्वरूप को स्टॉक कहते हैं। यानी कि सिल क्या है? लावा का क्षैतिज जमाव, ऐसे करके अगर लावा जमा हो रहा है तो सिल है, और अगर लावा ऐसे करके जमा हो रहा है तो डाइक है। ये सिल है मेरे बेटा, और ऐसे ये डाइक है। यहां देखिए सिल और डाइक का भी इमेज बना हुआ है। सिल क्या है? देखो क्षैतिज जमाव, ये रहा क्षैतिज जमाव जो लावा का होता है उसे सिल कहते हैं, ऐसे करके। और डाइक क्या है? डाइक लंबवत जमाव है, ये जमा हुआ है लावा। देखो ये मैग्मा जो है जमा हुआ है कुछ इस प्रकार से है, इनको डाइक कहा जाता है। सिल और डाइक भी तुम्हें समझ में आ गए? बोलो क्लियर है? सपना यादव जी बेटा क्या चीज समझ में नहीं आई तुम्हें? मुझे बता दो, हैं? मुझे बता दो आखिरकार क्या चीज समझ में आई? मैंने सिल भी समझा दी, डाइक भी समझा दी। देखो ज्वालामुखी क्रियाओं में, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों में मैंने आपको क्या बताया? बैथोलिथ के बारे में बताया कि गहरे भागों में जब गुंबदाकार जमाव मैग्मा का होता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। एक और बार समझो, यहां देखो, एक तो गहराई पे और गुंबद नुमा जमाव होना चाहिए, और वो गुंबद नुमा जमाव जो है वही बैथोलिथ कहलाता है। ठीक है जी। लैकोलिथ क्या है? जब लावा का जमाव कुछ इस प्रकार का हो जबकि उसका ढाल उत्तल हो जाए तो लैकोलिथ कहलाता है, और जब लावा का जमाव कुछ इस प्रकार से हो कि उसका ढाल अवतल हो जाए, अवतल बेसिन में लावा का जमाव हो जाए तो लोकोलिथ कहलाता है। ठीक है, जब मोड़दार पर्वत के ऊंचे और बीच वाले भाग में जब लावा का जमाव होता है तो फैकोलिथ कहलाता है। लावा का जब बेटा क्षैतिज जमाव होता है तो सिल बनता है, और लावा का जो लंबवत जमाव होता है तो डाइक। एक चीज ध्यान रखना, लावा और मैग्मा में जो अंतर है वो मैं आपको बता चुका हूं। जब तक वो धरातल के अंदर है तब तक बेटा उसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो अर्ध तरल पदार्थ पृथ्वी के धरातल के बाहर आ जाता है तो उसे मेरे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्यारे साथी लावा कहते हैं। क्लियर है? ये चीज बहुत ईजी है भाई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से बताओ सिल किस प्रकार की स्थलाकृति, फैकोलिथ किस प्रकार की स्थलाकृति है, बैथोलिथ किस प्रकार की स्थलाकृति है, लोपोलिथ किस प्रकार की स्थलाकृति है, लैकोलिथ किस प्रकार की स्थलाकृति है। ऐसे करके क्वेश्चन आए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हैं? बोलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। अरे राणा रत्नेश्वर सिंह जी बिल्कुल भी डीप नहीं है बेटा, बिल्कुल डीप नहीं है। बस बात यह है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में। आज तक आप कक्षा 1 से लेके 12 तक शायद ही इन चीजों को पढ़े हो, क्योंकि स्थलाकृति अपर लेवल की चीजें हैं। लेकिन स्थलाकृतियों से बेटा एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन आते, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरी क्लास को पढ़ने के बाद इन नोट्स को, बोर्ड पीडीएफ को आप पढ़ लेना, और मेरे बेटा बोर्ड पीडीएफ में बस इमेज देख लेना, तुम्हारी खुद ही समझ में आ जाएगी क्या चीज है। थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं बात दावे के साथ कह रहा हूँ। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी थ्योरी पढ़ने की, तुम्हें अपने आप ही सारी चीज समझ में आ जाएगी। मेरे बच्चों टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, मस्त रहो, आबाद रहो। कल मैं आऊंगा, नहीं समझ में आए तो मेरे पास आना और मुझे बताना, मुझे ये वाली स्थलाकृति द्वारा समझा दो, मैं द्वारा समझा
अंशी जी पूछ रहे हैं नोट्स क्यों कर रहा हूँ, बेटा नोट्स बनाने का समय अब नहीं है, आप नोट्स मत बनाओ, बोर्ड पीडीएफ जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पीडीएफ को पढ़। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास को मेरे बच्चा यहीं तक हम समाप्त कर देते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।